हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने बी फार्मा 4th सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के यूनिट नंबर 1 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। यानी देखिए, यूनिट 1 के अंदर हमारा बेसिकली आप लोग को पढ़ना है कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में। तो इस कोलाइडल डिस्पर्जन को आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे। यानी इसके अंदर जितने भी टॉपिक है वो सभी आप लोग को यहाँ पे इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट देखने को मिल जाएंगे। सभी का टाइम स्टैम्प भी आप लोग को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बाकी नोट्स आप लोग को यहाँ पे हमारी वेबसाइट www.imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में बात करने से पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले अपने डिस्पर्जन सिस्टम को, क्योंकि ये जो कोलाइडल डिस्पर्जन है ना, ये हमारे डिस्पर्स्ड या फिर डिस्पर्जन सिस्टम का ही एक टाइप होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिस्पर्जन सिस्टम होता क्या है। देखिए, आप लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में अपने जो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 में 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था। तो सोल्यूशन हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी हम लोग यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो हमारा होता है सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे देखिए, सोल्यूशन ना एक कंडीशन पे बनता है। जब भी हम लोग यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करें और ये जो सोल्यूट है ये सॉल्वेंट में पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाए, मतलब कि यहाँ पे क्या हो कि जब यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट इस तरीके से मिक्स हो जाए कि जो रिजल्टेंट सोल्यूशन हमें देखने को मिले उसमें बिल्कुल भी हम लोग अलग ही ना कर पाए, कि मतलब सोल्यूट कहाँ है सॉल्वेंट कहाँ है, हम लोग अलग देख ना पाए इन दोनों को। तो वो चीज जो बनती है वो हमारा होता है सोल्यूशन। यानी देखिए, सोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारा होमोजीनियस नेचर का होना चाहिए। जैसे आप लोग सिंपली समझिए कि मान लीजिए आप लोग जो है नमक पानी मिलाते हो, तो नमक पानी मिलाने के बाद क्या आप लोग नमक को अलग से देख पाते हो? वो बिल्कुल पानी में बिल्कुल सॉल्युबल हो जाता है ना, फिर बाद में हमें अलग से दिखता ही नहीं है, दोनों एकदम एक सिंगल फेस में बन जाते हैं। यानी देखिए, इसमें क्या होता है, सोल्यूशन में हमें कोई दो फेस देखने को नहीं मिलती है, तो इस चीज को बोलते हैं सोल्यूशन। लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं और मिलाने के बाद क्या हो कि ये जो सॉल्यूट है ना, ये सॉल्वेंट में पूरी तरीके से घुले ना, बल्कि यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे हमें जो है इसकी लेयर्स दिखने, मतलब कि लेयर्स नहीं, मतलब आप समझिए कि सॉल्यूट जो है वो डिस्पर्स्ड हो जाए, मतलब कि जो है सॉल्यूट हमें ना अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो हो सकता है कि हमें नेकेड आई से ना दिखे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें यहाँ पे क्या हो कि हमें यहाँ पे सॉल्यूट जो है अलग से देखने को मिले। यानी देखिए, हम लोगों ने सोल्यूट सॉल्वेंट को मिलाया तो, लेकिन मिलाने के बाद भी क्या हुआ कि सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में घुल तो गया है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमें सोल्यूट जो है अलग से देखने को मिल जा रहा है। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो सोल्यूट हमें दिख जाएगा। अब हो सकता है कि नेकेड आई से ना दिखे, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो आप लोग को दिख जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल समझना चाहो तो मान लीजिए आप लोग यहाँ पे रेत के कुछ कण लीजिए, ठीक है, और उसको यहाँ पे पानी में मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मिलाने के बाद क्या होगा कि आपको लगेगा तो मिल गया, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो आप लोग को फिर भी यहाँ पे अलग अलग पानी में दिख जाएंगे। तो वही हमारा एक टाइप का हो जाता है, समझ लीजिए डिस्पर्जन सिस्टम, है ना। और ये जनरली क्या होता है, जनरली हमारे हेट्रोजेनस नेचर के होते हैं। हेट्रोजेनस का मतलब ये जहाँ पे हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग देखने को मिले। अब यहाँ पे देखिए, एक स्पेशल चीज क्या होती है कि डिस्पर्जन सिस्टम में हम लोग यहाँ पे सोल्यूट को बोल देते हैं डिस्पर्स्ड फेस। देखिए, सोल्यूट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि वो फेस जो कि हमारा डिस्पर्स्ड यानी कि कह सकते हो मिली हुई देखने को मिलेगी। और सॉल्वेंट को हम लोग बोल देते हैं डिस्पर्जन सिस्टम। क्या बोल देते हैं, डिस्पर्जन या फिर डिस्पर्जन मीडियम बोल देते हैं, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ पे देखिए, सोल्यूट हमारा हो गया डिस्पर्स्ड फेस और सॉल्वेंट हमारा हो गया डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ पे जब हमारा क्या होता है कि जब हमारा डिस्पर्स्ड फेस हम लोग यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम में जो है मिलाते हैं तो हमें जो सिस्टम देखने को मिलता है वो हो जाता है हमारा यहाँ पे डिस्पर्जन सिस्टम, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा। बाकी अगर आप लोग को याद हो तो ये जो डिस्पर्जन सिस्टम है इसी का एग्जांपल हमारा क्या होता है, सस्पेंशन इमल्सन, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों हमारे एक टाइप के डिस्पर्जन सिस्टम होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि सस्पेंशन में क्या होते हैं, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा जो है कह सकते हो डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड देखने को मिलते हैं, है ना। सस्पेंशन हमारा वही तो होता था, अगर आप लोग को याद हो तो। खैर मुझे लगता नहीं आप लोग को याद होगा, बट अब की बार आप लोग को दोबारा से पढ़ना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में तो ये भी हमारा यहाँ पे इसी डिस्पर्जन सिस्टम का एक टाइप होता है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ देखने से पहले हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हैं अपने डिस्पर्जन सिस्टम का। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा डिस्पर्जन सिस्टम है, ठीक है, या फिर डिस्पर्स सिस्टम है, इसको हम लोग यहाँ पे तीन टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द साइज ऑफ डिस्पर्स, ऑन द बेस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स। यानी कि देखिए, ये जो हमारे डिस्पर्स्ड फेस है इनका साइज कितना बड़ा है इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, दूसरा हो गया कोलाइडल डिस्पर्जन और थर्ड हो गया हमारा यहाँ पे कोर्स डिस्पर्जन। यानी देखिए, इसके यहाँ पे 3 टाइप होते हैं जिसमें से आप लोग को यूनिट 1 में कोलाइडल के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम लोग पहले तीनों का ही एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के बारे में तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा साइज बहुत स्मॉल होता है
और देखिए अगर यहाँ पे एक खास बात बताए ना, तो जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है ये कुछ और नहीं होता है बल्कि ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है। यानी देखिए मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्यूट में पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाए, उसमें हमें अलग अलग ना देखने को मिले, चाहे हम लोग माइक्रोस्कोप से भी देखें तब भी हमें अलग अलग ना देखने को मिले, तो वो हो जाता है हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। और बाकी इसी को हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन भी बोलते हैं। यानी सोल्यूशन का एक नाम और क्या हो सकता है, सोल्यूशन का एक नाम हो सकता है और मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। और देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा पार्टिकल साइज होता है, यानी कि इसमें देखिए इसमें जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है फिर जो सॉल्यूट है उसका जो साइज है वो हमारा 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है, यानी 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और इनको हम लोग यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं और ये हमारे होमोजीनियस नेचर के होते हैं। यानी देखिए सिंपल सी बात है, हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। और बाकी देखिए इन दिस पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी देखिए जो सबसे हाई लेवल का माइक्रोस्कोप होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके अंदर भी हमें यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे सॉल्यूट के। तो यही हो जाता है हमारे यहाँ पे सोल्यूशन। बाकी इसका एग्जांपल हमारा सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। भाई नमक पानी चीनी पानी हम लोग मिलाते हैं तो क्या होता है, बाद में हमें अलग अलग देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे कोलाइडल डिस्पर्जन की बात करें, जैसे हमें अपने जो है सिलेबस में पढ़ना है, तो देखिए कोलाइडल डिस्पर्जन हमारे क्या होते हैं, कोलाइडल डिस्पर्जन आर माइक्रो हेट्रोजेनस डिस्पर्स सिस्टम। देखिए इसको समझिएगा, माइक्रो हेट्रोजेनस यानी देखिए ये हेट्रोजेनस तो होते हैं, यानी इसमें हमें क्या होता है, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या फिर कह सकते हो जो डिस्पर्स फेस है वो हमें अलग अलग दिखने को मिलती है। लेकिन माइक्रो मतलब कि देखिए दिखेगी तो लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखेगी या फिर बहुत स्मॉल होती है कि हमें मतलब देखिए अगर हम लोग नॉर्मली देखें नेकेड आई से हम लोग देखें तो ये हमें होमोजीनस ही लगेंगे। यानी कि ऐसे सिस्टम होते हैं जो अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो हमें लगेगा कि इसमें तो हमारा जो डिस्पर्स्ड फेस है वो बिल्कुल अलग से दिख ही नहीं रही है, ये तो हमारा सोल्यूशन है। जबकि एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में डिस्पर्जन सिस्टम ही होते हैं। यानी माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे तो हमें यहाँ पे सॉल्यूट जो है या फिर कह सकते हो डिस्पर्स्ड फेस हमें अलग से देखने को मिल जाएगी। और इसमें पार्टिकल साइज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक देखने को मिलता है। और इसमें जो देखिए पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज बट कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी देखिए पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम्पल हमारा इसका हो गया मिल्क हो गया, ठीक है। तो मिल्क भी हमारा एक टाइप का कोलाइडल डिस्पर्जन होता है। अब मिल्क में क्या होता है भाई, मिल्क में क्या हमें अलग से देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप लोग माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वहां पे आप लोगों को जो है हमारा डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। और हमारा फॉग हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। और कोर्स डिस्पर्जन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कोर्स डिस्पर्जन हमारे प्योरली हेट्रोजेनस होते हैं। यानी इसमें तो हमें यहाँ पे जो डिस्पर्स फेस है वो बिल्कुल साफ साफ अलग अलग देखने को मिलती है। इसमें हमारा पार्टिकल साइज जो है डिस्पर्स, यानी कि देखिए इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेस है, ठीक है, इसका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। और इसमें पार्टिकल साइज लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई। यानी कि देखिए इसमें हमारे पार्टिकल साइज इतने बड़े होते हैं कि हम लोग उसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये टेंड टू सेटल ओवर टाइम। यानी कि देखिए धीरे धीरे क्या होता है, ये जो हमारा कोर्स डिस्पर्जन होता है ना, इसमें ये जो हमारे डिस्पर्स फेस है ये धीरे धीरे नीचे बैठना चालू हो जाता है। और सस्पेंशन में हम लोगों ने देखा था इस चीज को, अगर आप लोगों को याद हो कि सस्पेंशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें हमें क्या होता है, उसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक टाइम के बाद क्या होता है नीचे बैठ जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। यानी कि इसमें पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बैठना चालू हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल हमारा सिंपल सा हो गया फार्मास्यूटिकल इमल्सन एंड फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। तो ये थे हमारे यहाँ पे डिस्पर्स सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन। और अब हम लोग थोड़ा सा कोलाइडल डिस्पर्जन को और अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस। यानी देखिए वन सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे हमारा डिस्पर्स फेस हो गया और अदर सब्सटेंस का मतलब हमारा यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम हो गया। यानी कि एक सब्सटेंस यानी डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं हमारे डिस्पर्जन मीडियम में। यानी देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि कोलाइडल डिस्पर्जन में हमारा जो डिस्पर्स्ड फेस है वो हमें अलग से देखने को तो मिलती है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली देखेंगे तो हमें होमोजीनस ही देखने को मिलेगा। नहीं, नॉर्मली हमें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल अलग अलग देखने को नहीं मिल रहा है। और यहां पर देखिए हमारा क्या होता है, द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड इंटरेक्शन विद डिस्पर्जन मीडियम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है वो बिल्कुल इसमें मिलती नहीं है बल्कि इसमें सस्पेंड रहती है। सस्पेंड का मतलब ये कि यहाँ पे सस्पेंडेड मतलब कि यहाँ पे इसमें जो है कह सकते हो एक घुली रहती है ना, हमें बिल्कुल अलग से मतलब ऐसा भी नहीं होता कि एकदम जो है मिक्स हो गई है, बट यहाँ पे जो है सस्पेंडेड देखने को मिलती है इसमें। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स रेंजिंग फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। और यहाँ पे देखिए जो हमारा डिस्पर्जन साइज होता है, ठीक है, ये हमारा 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलता है। और इसके अंदर हमारी दो फेस होती है, पहला हो गया डिस्पर्स्ड फेस, द सब्सटेंस दैट इज डिस्पर्स्ड इन द मिक्सचर। तो हम लोगों ने देखा है कि हमारा स्मॉल अमाउंट में होता है। और डिस्पर्जन मीडियम यानी कि द सब्सटेंस इन विच डिस्पर्स्ड फेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इसी डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है, हमारा डिस्पर्स्ड फेस होती है वो हमारी जो है कह सकते हो मिली रहती है ना। और बाकी हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है
अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे तीनों टाइप थे, मॉलिक्यूलर, कोलाइडल और कोर्स, इनको अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फिगर से समझाना चाहें तो यहाँ पे देखिए, मतलब इसमें देखिए सिंपली आप लोग देख सकते हो कि इसमें साइज बहुत स्मॉल है, इसमें थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत बड़ा हो गया है ना, बस यही है, बाकी कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे इनको अलग अलग देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉलिक्यूलर होता है उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, जबकि कोलाइडल का क्या होता है, कोलाइडल डिस्पर्जन का साइज जो है हमारा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक देखने को मिलता है, और कोर्स में ये साइज हमारा 1000 से भी ज़्यादा हो जाता है। विजिबिलिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलर वाला हमारा जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है, यानी कि देखिए मॉलिक्यूलर क्या होते हैं भाई, ये हमारे ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, इनको हम लोग बिल्कुल अलग अलग नहीं देख सकते हैं। कोलाइडल में क्या होता है, कोलाइडल वाला हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर चलिए देखने को मिल जाता है, ठीक है, और कोर्स वाला हमारा इजिली विजिबल होता है, यानी इसको हम लोग यहाँ पे नेकेड आई से भी देख सकते हैं। डिफ्यूजन की बात करें तो देखिए डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये चीज़ आई होप कि आप लोगों को पता ही होगी, डिफ्यूजन तो हम लोगों ने कितना ही पढ़ा है। तो जब भी देखिए, जब भी हमारा किसी सिस्टम का, ठीक है, हमारा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जो हमारा सॉल्यूट का मूवमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जो है डिफ्यूजन। यानी देखिए जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है, अगर मान लीजिए उसकी कहीं हाई कंसेंट्रेशन है और हाई से लो जाना है तो उसी चीज को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पर देखिए जो मॉलिक्यूलर होते हैं इनके अंदर हमें रैपिड डिफ्यूजन देखने को मिलता है, कोलाइडल में बहुत ही स्लो होता है, और कोर्स में लगभग जो है ना के बराबर डिफ्यूजन देखने को मिलता है। और सेडिमेंटेशन की बात करें तो सेडिमेंटेशन देखिए, सेडिमेंटेशन का भी मतलब है कि जो पार्टिकल्स हमारे इसमें बिखरे हुए हैं, पार्टिकल्स हमारे बिखरे हुए हैं डिस्पर्स्ड फेस के, ये कितनी जल्दी जाके नीचे बैठ जा रहे हैं। भाई देखिए जैसे मान लीजिए जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये इसमें बिखरे हुए हैं तो हो सकता है ये जाके नीचे बैठ जाए, है ना, ऐसे इस तरीके से टाइम के साथ। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप लोगों को समझना हो तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था हमारा सैंड और वाटर का एग्जांपल। तो देखिए जब भी आप लोग यहाँ पे क्या हो भाई, पानी में अगर आप लोग रेत के कुछ कण मिला दो तो स्टार्टिंग में तो चलिए आप लोग अगर उसको थोड़ा सा सेक कर दोगे तो फैला रहेगा, ठीक है, डिस्पर्स रहेगा, लेकिन विद टाइम क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो पूरा नीचे जाके बैठ जाएगा, है ना। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो देखिए जो हमारा मॉलिक्यूलर होता है इसमें तो सेडिमेंटेशन होता ही नहीं है भाई। जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, नींबू पानी को आप लोग मिला दोगे तो क्या सॉरी मतलब मान लीजिए नींबू पानी ही मान लीजिए, या फिर कह दीजिए नमक पानी हो गया, ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या होगा कि आप लोग मिला दोगे तो ऐसा थोड़ी है कि नमक यहाँ पे कुछ टाइम बाद नीचे जाके बैठ जाता है, वो बिल्कुल यहाँ पे मिल जाता है, उसमें कोई भी सेटलिंग देखने को नहीं मिलती है। जबकि कोलाइडल में क्या होता है, कोलाइडल में हमारे यहाँ पे देखिए कोलाइडल में नॉर्मली तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेविटी दोगे या फिर बहुत ज़्यादा हमारा हाई सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई होप कि आप लोग को याद हो, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन अगर आप लोग देखो तो हो सकता है कि वहाँ पे सेटलिंग हो जाए, लेकिन जो हमारा कोर्स होता है इसमें तो हमारा बहुत ही फास्ट सेडिमेंटेशन देखने को मिलता है। जैसे अगर आप लोग को याद हो सस्पेंशन हमारा क्या होता है भाई, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो सेडिमेंटेशन हो जाता है उसका, है ना। ना अगर हम लोग यहाँ पे फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेशन का मतलब है कि मान लीजिए जो हमारा डिस्पर्स सिस्टम है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको किसी फिल्टर मीडियम से फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है इसको आप लोग अगर फिल्टर करोगे ना तो इसमें आप लोग को कोई भी नो रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब कोई भी अवशेष देखने को नहीं मिलेंगे। यानी मान लीजिए अगर आप लोग यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों ने कोई नमक पानी का सोल्यूशन बनाया है और उसको आप लोग फिल्टर भी कर दो, फिर भी आप लोग को वही सोल्यूशन जो है पूरा का पूरा नीचे देखने को मिल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि उसमें नमक आप लोग का इस फिल्टर मीडियम में रिटेन हो जाएगा, बच जाएगा, वो भी आप लोग को नीचे फिल्टर हो जाएगा हमारे उसी सॉल्वेंट के साथ में, या फिर कह सकते हो डिस्पर्जन मीडियम के साथ में। लेकिन जो हमारा कोलाइडल है, ठीक है, तो कोलाइडल में भी देखिए जनरली क्या होता है भाई, कोलाइडल में भी हमें कोई रेसिड्यू देखने को नहीं मिलता है। मतलब दूध को भी आप लोग यहाँ पे मान लीजिए फिल्टर करोगे, भाई दूध हमारा मिल्क हमारा एग्जाम्पल होता है कोलाइडल डिस्पर्जन का, तो मिल्क आप लोग यहाँ पे फिल्टर करते हो तो क्या आप लोग को ऐसा होता है कि हमारा नीचे कुछ और देखने को मिलता है और यहाँ पे कुछ बच जाता है, ऐसा इसमें भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग कोर्स डिस्पर्जन को फिल्टर करोगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ऊपर आप लोग को यहाँ पे इस फिल्टर मीडियम में हमारा डिस्पर्स्ड फेस के जो है रेसिड्यू देखने को मिल जाएंगे। यानी कि डिस्पर्स्ड फेस यहाँ पे क्या होगा, इसी कह सकते हो हमारे फिल्ट्रेशन मीडियम में, ठीक है, बच जाएगा, है ना, और नीचे हमारा जो है डिस्पर्जन मीडियम अलग देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर कभी आप लोग सस्पेंशन को फिल्टर करो ना तो उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ना वो आप लोग को उसी फिल्ट्रेशन मीडियम में देखने को मिल जाएंगे जनरली, अगर साइज बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा तो। यहाँ पे देखिए ये तीनों हमारे इसके एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में। देखिए कोलाइड्स का मतलब हमारा यहाँ पे वही कोलाइडल डिस्पर्जन से हो गया, जिसको हम लोग को यहाँ पे अपने सिलेबस में पढ़ना है। इसको हम लोग शॉर्ट में कोलाइड्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनको हम लोग यहाँ पे दो पैरामीटर्स के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला पैरामीटर हो गया ऑन द स्टेट ऑफ बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि कौन सा डिस्पर्स फेस है और कौन सा डिस्पर्जन मीडियम है, एक हमारा उसके बेस पे हो गया। और एक हमारा हो गया ऑन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन फेसेस, यानी कि हमारा जो फेज है उनके बीच में इंटरेक्शन कितना अच्छा है, ठीक है, एक उसके बेस पे हो गया, ठीक है, कि मतलब कि जैसे जो हमारा डिस्पर्स फेस है और डिस्पर्जन मीडियम है ये दोनों आपस में कितनी अच्छे से इंटरेक्ट कर रही है उसके बेस पे हो जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे तब आप लोग समझ जाओगे।
पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द स्टेट ऑफ बेस ऑफ, मतलब कि क्या डिस्पर्स फेस, यानी कि देखिए डिस्पर्स फेस हमारी सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, या फिर डिस्पर्जन मीडियम हमारा सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, उसके बेस पे हमारे ये 8 टाइप से क्लासीफाई हो सकते हैं। पहला हमारा हो जाता है जिसमें हमारा डिस्पर्स फेस हो जाती है सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम हो जाता है सॉलिड, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर जो हमारा मतलब जो हमारा फाइनल जो है कह सकते हो डिस्पर्जन मीडियम बनता है, ठीक है, वो हमारा हो जाता है सॉलिड सोल्यूशन, यानी इसको हम लोग यहाँ पे सॉलिड सोल्यूशन बोल सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा यहाँ पे जेम स्टोन्स। बाकी देखिए अगर हमारा डिस्पर्स फेस सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो इसको हम लोग बोलते थे सोल, ठीक है, और ये हमारा हो जाता है पेंट्स। उसके बाद हमारा सॉलिड गैस है तो एरोसॉल्स हो गया, ठीक है, एग्जांपल हमारा स्मोक हो गया। लिक्विड सॉलिड है तो हमारा जेल हो गया, ठीक है, यानी डिस्पर्स फेस लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है। देखिए डिस्पर्स फेस हमारा स्मॉल अमाउंट में होती है, डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारा लिक्विड सॉलिड है तो ये सेम है हमारा सॉलिड लिक्विड, क्योंकि देखिए इसमें सॉलिड फेस स्मॉल अमाउंट में है, लिक्विड ज़्यादा है, जबकि इसमें लिक्विड कम है, सॉलिड ज़्यादा है, ठीक है। लिक्विड लिक्विड हो गया तो इमल्सन हो गया, लिक्विड गैस हो गया तो एरोसोल हो गया, गैस सॉलिड हो गया तो हमारा फोम या फिर रबर हो गया, गैस लिक्विड हो गया तो हमारा सेविंग क्रीम हो गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है कह सकते हो स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में हमें देखने को मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन फेजेस, और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करें कि एग्जाम में आप लोग के कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। पहला हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, यानी कि देखिए जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन तो आप लोग को इस पे देखने को मिलता है, और दूसरा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल। तो ये टॉपिक, ठीक है, और हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, ये दोनों ही एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे जो है इंट्रैक्शन के बेसिस पे बात करते हैं, हमारे 3 टाइप के हो जाते हैं। पहला हो जाता है लायोफिलिक, दूसरा होता है लायोफोबिक, थर्ड हो जाता है एसोसिएशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में, तो इसमें देखिए होता क्या है, इसमें सिंपली जो हमारी डिस्पर्स फेस है ना, वो डिस्पर्जन मीडियम में बहुत अच्छे से डिजॉल्व रहती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी डिस्पर्स फेस है ना, वो हमारी डिस्पर्जन मीडियम को लव करती है। देखिए लव का मतलब यहाँ पे उसकी प्रति इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं, घुलनशील होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो बहुत अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहती है हमारे डिस्पर्जन मीडियम में, यानी कि इन दोनों की एफिनिटी, यानी इन दोनों की एक दूसरे के प्रति पकड़ बहुत अच्छी होती है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे इसमें अगर हम लोग समझना ही चाहें तो देखिए पहला लिखा हुआ है कि हमारी इन विच डिस्पर्स फेस हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम, और बाकी अगर देखिए तो ये हमारा जो वर्ड है ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। लायो का मतलब होता है डिजॉल्व, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी कि देखिए जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो कितनी अच्छे से हमारा कह सकते हो यहाँ पे डिजॉल्व है हमारे डिस्पर्जन मीडियम में, वो हो जाता है लायोफिलिक। इसमें मतलब ये आप लोग सिंपली समझिए कि लायोफिलिक कोलॉइड्स हमारे बहुत अच्छे कोलॉइड्स होते हैं। इसमें हमारा जो डिस्पर्स फेस है वो बहुत अच्छे से पूरी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहती है। और इसमें देखिए द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेस एंड सॉल्वेंट मेक्स दीज कोलाइड स्टेबल एंड इजी टू फॉर्म, और यहाँ पे देखिए ये हमारे बहुत ही स्टेबल होते हैं, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमारा जिलेटिन इन वाटर हो गया, स्टार्च इन वाटर हो गया, सेलुलोज डेरिवेटिव्स हो गए, तो ये सारे हमारे इसके एग्जांपल हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा होता है जस्ट इसका अपोजिट लायोफोबिक कोलाइड्स। देखिए फोबिक का मतलब होता है यहाँ पे फियर, ठीक है, और लायो का मतलब हम लोगों ने यहाँ पे देखा है डिजॉल्व। यानी इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो डिस्पर्स फेस है उसकी जो डिस्पर्जन मीडियम के प्रति एफिनिटी हो बहुत ही लो होती है, तो बिल्कुल होती ही नहीं है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेस है उसको हम लोग मिला के अगर शेक करें तो शेक करने पर तो हमारा मिला रहेगा, लेकिन जैसे हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे वो क्या होगा, वो हमारा पूरा नीचे आके बैठ जाएगा, यानी इसमें सेडिमेंटेशन बहुत इजिली फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो डिस्पर्जन मीडियम में अच्छे से पकड़ता ही नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होता है जो डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो नीचे आके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम में कोई भी एफिनिटी होती ही नहीं है, कोई इंटरेक्शन होता ही नहीं है ज्यादा, है ना। और बाकी देखिए बिकॉज द डिस्पर्स फेस हैज पुअर इंटरेक्शन विद डिस्पर्जन मीडियम दीज कोलॉइड्स आर थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल एंड टेंड टू कोगुलेट और प्रेसिपिटेट। देखिए कोगुलेट और प्रेसिपिटेट का मतलब ही होता है जमना, ठीक है, जम जाना। देखिए कोगुलेट मतलब आप लोग को पता होगा ब्लड कोगुलेशन, यानी कि ब्लड का थक्का जमना, ठीक है। तो यहाँ पे कोगुलेट और प्रेसिपिटेट का मतलब ही होता है कि नीचे आके बैठ जाना। तो देखिए कोई चीज नीचे आके बैठ जाती है तो जम जाती है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना, तो आप लोग समझ सकते हो। बाकी देखिए इसका एग्जांपल हमारा हो गया गोल्ड एंड सिल्वर इन वाटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें एसोसिएशन कोलॉइड्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएशन कोलॉइड्स को अगर हम लोग समझना चाहें तो जैसे आप लोग को पता है कि मान लीजिए कि एक हमारा जो है हम लोगों ने ये मान लीजिए ये हमारा ऑयल हो गया, ठीक है, और ये हमारा वाटर हो गया। तो ऑयल वाटर को अगर हम लोग एक साथ मिलाते हैं तो वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, लेकिन हम लोगों ने 3rd सेम में ही पढ़ा था, आप लोग को याद होना चाहिए कि एक हमारा मॉलिक्यूल होता है सरफेक्टेंट, ठीक है, एक हमारा सब्सटेंस होता है सरफेक्टेंट। अभी सरफेक्टेंट क्या होता है, सरफेक्टेंट में हमारे 2 पार्ट होते हैं। एक हमारा इसका हेड होता है, ठीक है, जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है,
हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और टेल इसकी क्या होती है, टेल इसकी लायोफिलिक नेचर की, लाइपोफिलिक, ठीक है, लाइपोफिलिक नेचर की होती है। देखिए लायोफिलिक और लाइपोफिलिक अलग अलग चीज़ है। लाइपोफिलिक का मतलब जो हमारा लिपिड सॉल्युबल हो, ठीक है, और लायोफिलिक का मतलब जो हमारा कोई भी सॉल्वेंट हो उसमें सॉल्युबल हो अच्छे से, है ना। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग समझिएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई हमारा सर्फेक्टेंट है, ठीक है, और अगर इसको हम लोगों ने ऑयल वाटर के सॉल्यूशन में मिला दिया तो होता क्या है कि ये जो हमारा सर्फेक्टेंट है ना, ये इन दोनों को यहाँ पे कह सकते हो मिक्सिबल करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर ऑयल वाटर का सॉल्यूशन है वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे, तो उसमें अगर हम लोग सर्फेक्टेंट को मिलाएं तो वो इन दोनों को जो है थोड़ा सा कह सकते हो इजिली मिक्स कर देता है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई हमारा मान लीजिए आप लोगों ने ये हमारा कोई सोल्यूशन है, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो है वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है, वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें आप लोगों ने मान लीजिए सर्फेक्टेंट को मिलाया। अब देखिए ये जो सर्फेक्टेंट है, ठीक है, तो ये सर्फेक्टेंट का जो हेड है वो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का है, और जो टेल है वो हमारी लाइपोफिलिक नेचर की है। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो हमारा हेड है इसका, ठीक है, ये तो हमारा वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो टेल है भाई वो तो लाइपोफिलिक है, तो वो तो डिजॉल्व होगी नहीं, क्योंकि देखिए हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर में इजिली डिजॉल्व हो जाए। तो देखिए इसका हेड क्या होगा, इसका हेड तो हमारा डिजॉल्व रहेगा, लेकिन जो हमारी इसकी टेल है ना वो डिजॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए एक क्या होगा कि सर्फेक्टेंट को जब तक हम लोग इतनी कंसेंट्रेशन में मिलाए जब तक वो सरफेस पे रह सके तो वहां पे तब तक तो ये चलिए ऐसे रहेंगे, लेकिन जब हम लोग और धीरे धीरे सर्फेक्टेंट के अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे तो जब इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो कंसेंट्रेशन बढ़ने के साथ क्या होगा भाई, इनको नीचे आना पड़ेगा। अब देखिए नीचे आने के लिए इनके पास प्रॉब्लम क्या है कि भाई इनका हेड तो हाइड्रोफिलिक है लेकिन टेल है इनकी लाइपोफिलिक। अब ये टेल इसमें मिक्स नहीं होगी, तो ये लोग करते क्या है, ये हमारा जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें देखिए होता क्या है, ये जो हमारे सर्फेक्टेंट है, ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें हमारा हेड क्या होता है, हेड हमारी ऊपर की तरफ हो जाती है सारी, ठीक है, और जो इनकी टेल होती है ना वो यहाँ पे अंदर की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा जो है अंदर की तरफ आने लगती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर को आप लोग को याद हो तो हम लोग बोलते हैं माइसिले, ठीक है, माइसिले। अब ये माइसिले बनता है कब है, ये माइसिले हमारा तब बनता है जब हमारी जो सर्फेक्टेंट है वो हमारा एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को पार कर जाते हैं, और उस कंसंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल माइसिले कंसंट्रेशन। अब देखिए ये सब चीजें ना आप लोग को याद होनी चाहिए कि जो हमारा सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है, इसके हमारे दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक। अब इसी सर्फेक्टेंट को हम लोग मान लीजिए किसी वाटर सॉल्यूशन में मिलाएं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, हमारा जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो हमारा मिल जाएगा, लेकिन जो लाइपोफिलिक है वो ऊपर रहेगा। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इसको अंदर आना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर आने में भी मजबूरी इसकी रहेगी, तो ये करेगा क्या भाई, इसकी जो टेल है ये हमारी लाइपोफिलिक है, तो टेल सारी एक जगह आ जाएंगी, क्योंकि देखिए भाई टेल तो सारी लाइपोफिलिक है, तो टेल आपस में आ गई, और जो हेड है वो भी आपस में आ गए, तो हेड ऊपर की तरफ हो गए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वाटर है, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है, हमारा हेड वाला पार्ट है, तो ये सॉल्युबल है, और जो टेल है, ठीक है, जो कि सॉल्युबल नहीं है, तो वो अंदर की तरफ आ गई, तो ये आपस में मिक्स हो गई। अब यहाँ पे देखिए जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है तो यहाँ पे अंदर आप लोगों को दिख रहा है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, स्पेस बन जाता है, और इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं कोर। और इसी कोर में क्या होता है भाई, अब ये बताइए कोर क्या है, ये कोर हमारा किस नेचर का होगा, इस कोर में क्या है, इस कोर में सारा लाइपोफिलिक पार्ट है, तो ये कोर हमारा किस नेचर का हो जाएगा, लाइपोफिलिक। यानी अब देखिए मान लीजिए अगर हम लोग इसमें जो है वाटर में ऑयल को मिलाएं तो ऑयल क्या होगा, ऑयल हमारा इसी कोर में आके सॉल्युबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सर्फेक्टेंट क्या होता है, वाटर और ऑयल को मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे एसोसिएशन कोलॉइड्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एसोसिएशन कोलॉइड्स आर टाइप ऑफ कोलॉइडल सिस्टम इन विच द डिस्पर्स फेज कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्वेंट। और यहाँ पे देखिए ये एग्रीगेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, यही जो हमारा सर्फेक्टेंट होते हैं, ठीक है, जब ये आपस में मिलकर हमारा जो है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हमारा माइसिले होता है, तो इसी को हम लोग एग्रीगेट्स बोल सकते हैं, ठीक है, कॉल्ड माइसिले। यानी कि देखिए एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, और ये मॉलिक्यूल्स आयंस क्या होते हैं, हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे डिस्पर्स फेस में मतलब हमें यहाँ पे जो है कह सकते हो सर्फेक्टेंट के कुछ एग्रीगेट्स देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग माइसिले बोलते हैं, और यही हमारे यहाँ पे एसोसिएशन कोलॉइड्स की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। उसमें देखिए क्या होता है, दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर टिपिकली सरफेस एक्टिव एजेंट्स दैट हैव बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। सरफेस एक्टिव एजेंट्स हमारे क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, और इनके अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक। देखिए लाइपोफिलिक को हम लोग हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं। देखिए लाइपोफिलिक का मतलब जो लिपिड सॉल्युबल हो, और जो लिपिड सॉल्युबल हो वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और वाटर में इनसॉल्युबल है इसका मतलब कि हमारे देखिए वाटर इनसॉल्युबल या फिर हाइड्रोफोबिक, यानी कि वो हमारा हाइड्रोफोबिक मतलब कि डरना कह सकते हो, फियर होना। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होगा कि भाई जो लिपिड में सॉल्युबल है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, तो हाइड्रोफोबिक हो गया। और बाकी देखिए द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन कोलॉइड्स अकर्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट एक्सीड्स अ क्रिटिकल वैल्यू कॉल्ड द क्रिटिकल माइसिले कंसंट्रेशन। और देखिए ये हमारा माइसिले कब बनता है, जब हमारी क्रिटिकल माइसिले कंसंट्रेशन जो है एक्सीड हो जाती है, यानी कि जो हमारी कंसंट्रेशन जो हमारे सर्फेक्टेंट की वैल्यू है जो हमारी क्रिटिकल माइसिले कंसंट्रेशन के ऊपर जाती है, तब हमें माइसिले देखने को मिलता है, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए इसका मतलब यही है कि हमारा सर्फेक्टेंट की जब कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाती है तो हमें माइसिले देखने को मिल जाता है बिलो द सीएमसी। और यहाँ पे देखिए बिलो द क्रिटिकल माइसिले कंसंट्रेशन द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट एट इंडिविजुअल। और यहाँ पे देखिए जब तक यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन इस क्रिटिकल माइसिले के नीचे है तब तक ये इंडिविजुअली ऐसे रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे बट अबव द सीएमसी, यानी कि जैसे सीएमसी के ऊपर जाएंगे दे एग्रीगेट्स, यानी कि ये आपस में गुच्छा बना लेते हैं टू फॉर्म माइसिले लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोलाइडल सिस्टम। और यहाँ पे इसी की वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक फाइनली जो है एक एसोसिएशन कोलाइड्स देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारे यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की बात करें तो इसको भी हम लोग यहाँ पे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा हो गया काइनेटिक प्रॉपर्टीज, थर्ड हो गया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल का मतलब हमारा लाइट से होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स रिफर्स टू हाउ कोलाइडल पार्टिकल्स इंटरेक्ट विथ लाइट इंक्लूडिंग हाउ दे रिफ्रैक्ट, स्कैटर और एब्जॉर्ब लाइट। यानी कि देखिए मान लीजिए हमारा कोई कोलाइडल सिस्टम है और इसमें हम लोग यहाँ पे लाइट पास करते हैं, ठीक है, मतलब लाइट से इसका इंट्रैक्शन कराते हैं। तो लाइट से इंट्रैक्शन कराने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, वही हमारा हो जाता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। और बाकी देखिए दीज प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द अपीयरेंस, स्टेबिलिटी एंड बिहेवियर ऑफ कोलाइडल सिस्टम। और इसके अंदर हमारी मेनली 4 प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, टिंडल इफेक्ट और टिंडल इफेक्ट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, फ्लोरोसेंस और ओपेलेसेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसको आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हो। कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि आप लोग के घर में कोई खिड़की वगैरह होती है, ठीक है, और वहां से कभी अगर मान लीजिए थोड़ी सी धूप अगर आप लोग के घर में आए, ठीक है, अब वैसे जिनका घर थोड़ा खुला होगा उन्हीं को देखने को मिल सकता है कि जब भी यहाँ पे खिड़की वगैरह से फिर किसी भी स्पेस से कोई धूप हमारे कमरे में आती है तो उस कमरे में क्या होता है, उस कमरे में हमें धूल के पार्टिकल्स दिखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप लोग आंखों से देखोगे तो आप लोग को कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही हमारी धूप आती है, ठीक है, जो हमारे सनलाइट आती है, उस सनलाइट में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे घूम रहे होते हैं, है ना। अगर आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा इस तरह की इमेज हमें देखने को मिलती है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यानी कि इसमें देखिए होता क्या है, द टिंडल इफेक्ट इन कोलाइड्स इज द फिनोमेना वेयर बीम ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। यानी इसमें देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए जो हमारा कोलाइडल सिस्टम है, ठीक है, तो कोलाइडल सिस्टम जनरली क्या होता है भाई, जनरली इसमें हमें जो है कोई अलग से डिस्पर्स फेस देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर इसी कोलाइडल सिस्टम में हम लोग लाइट पास करें ना, तो लाइट पास करने पे क्या होगा, जो हमारे डिस्पर्स फेस है वो हमें यहाँ पे जो है दिखने लग जाएगी। और जब डिस्पर्स फेस दिखने लग जाएगी तो उसकी वजह से जो हमारी लाइट इसके अंदर जा रही है वो भी हमें दिखेगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए यही होता है हमारे यहाँ पे टिंडल इफेक्ट। और ये होता क्यों है, ये होता है इसलिए क्योंकि देखिए जब भी हमारी मान लीजिए हमारा इतने स्पेस से लाइट पास कर रही है, ठीक है, तो इसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे भाई इन पे लाइट पड़ेगी। अब मान लीजिए जो लाइट है ये हमारी इस पार्टिकल पे पड़ी, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये इससे इंटरेक्ट करी। तो देखिए जब यहाँ पे इससे इंटरेक्ट करती है ना तो ये लाइट को स्कैटर कर देता है। यानी कि देखिए जब ये इससे लड़ती है तो यहाँ पे ये लाइट को इधर इस डायरेक्शन में भेजा, इसने इस डायरेक्शन में भेजा, इसने इस डायरेक्शन में भेजा। और देखिए जब यहाँ पे इसने इसको इस डायरेक्शन में भेजा तो अब ये इस वाले पार्टिकल पे गई, अब इसने भी इसको स्कैटर किया, इसने यहाँ भेजा, यहाँ भेजा, यहाँ भेजा, ठीक है। अब जब यहाँ भेजा तो यहाँ पे इस वाले पार्टिकल्स के पास लड़ी तो इसने भी स्कैटर किया। यानी देखिए ये हमारे क्या होता है, लाइट को स्कैटर करने लगते हैं और इसी की वजह से क्या होता है, हमें यहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी देखिए दिस इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ट्रू सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखिए ये इफेक्ट हमारा सिर्फ कोलॉइड्स में ही देखने को मिलेगा, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू स्कैटर लाइट। यानी कि देखिए उसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। A common example of Tyndall effect is when sunlight streams through a dusty room or fog, making the light path visible। और यहाँ पे देखिए इसका सिंपल सा एग्जांपल यही है कि जब हमारी सनलाइट आती है तो हमें क्या होता है, जब भी हमारे कमरे से जाती है तो हमें यहाँ पे जो है लाइट का पाथ दिखने लगता है, हमारी लाइट किस तरीके से जा रही है वो दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारे कमरा होता है, ठीक है, कमरे में धूल के पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे आसपास की एयर है ना, ये हमारे टाइप का कोलाइडल सिस्टम ही है, क्योंकि इसमें हमारे जो भी कह सकते हो डस्ट पार्टिकल्स है वो घूमा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है टिंडल इफेक्ट हो जाता है। जैसे इसका आप लोग फिगर देखिए, ठीक है, कि मान लीजिए अगर हम लोग कोई लाइट है उसको ट्रू सॉल्यूशन से पास करें तो हमें नहीं दिखेगा कुछ भी, लेकिन अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा, जहां पे हमारे पार्टिकल्स हमें दिखने लग जाएंगे और लाइट भी दिखने लग जाएगी। और नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी हो जाती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो देखिए एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पे ये है, देखिए ये जो हमारी लाइट होती है ना, तो लाइट की भी ना देखिए डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं। मतलब कि देखिए डिफरेंट वेवलेंथ में हमारे डिफरेंट टाइप होती है। जैसे कि एक हमारा यूवी लाइट होती है, एक हमारी विजिबल लाइट होती है, एक हमारी इंफ्रारेड होती है, ठीक है। तो देखिए इन सबकी ना वेवलेंथ डिफरेंट होती है।
और देखिए जो हर पार्ट कोई भी सब्सटेंस होता है ना, तो वो मतलब कह सकते हो किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ को इमिट करता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई सोल्यूशन है, और इसमें आप लोगों ने किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को पास करी, तो कुछ को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को क्या होगा, कुछ को ये इमिट कर देगा। तो देखिए जो लाइट ये इमिट करता है, ठीक है, उसी की वजह से हमें उसका कलर देखने को मिलता है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस का जो कलर है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस लाइट को इमिट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए colloids can selectively absorb light at specific wavelength depending on the nature of dispersed phase and dispersion medium. Metal salts such as gold and silver display distinct color due to absorption of specific। और यहाँ पे देखिए जैसे हमारा गोल्ड सिल्वर हो गया, तो इनका जो कलर है ना वो हमें इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसके एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का प्रॉपर्टी हो जाती है। बाकी फ्लोरोसेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसा मैंने बताया कि कुछ लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ को ये क्या करते हैं, कुछ को ये इमिट कर देते हैं। तो जो लाइट यहाँ पे इमिट करते हैं ना, जब भी कोई सब्सटेंस हमारा लाइट को इमिट करता है तो इमिट करने से हमें क्या होता है, फ्लोरोसेंस देखने को मिलती है। फ्लोरोसेंस मतलब कि चमक। ठीक है, जब भी कोई चीज में चमक देखने को मिलती है ना, इसका मतलब वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करके इमिट कर रहा है ना। When exposed to light of certain wavelength, fluorescence colloids absorb light at one wavelength and emit it at a longer wavelength। यानी कि देखिए इसमें होता क्या है कि एक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको जो है लॉन्गर वेवलेंथ में इमिट करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसके लिए आप लोग को वेवलेंथ वगैरह पढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी आप लोग को 7 सेमेस्टर में पढ़ना है, तो वहां पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी आप लोग बस सिंपली समझो कि इसमें हो क्या रहा है, एब्जॉर्प्शन में लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फ्लोरोसेंस में लाइट को इमिट कर रहा है, यानी लाइट को कह सकते हो रिलीज कर रहा है ना, ऐसा समझ सकते हो आप लोग। और ओपेलेसेंस की बात करें तो देखिए ओपेलेसेंस का मतलब होता है कि मिल्की स्ट्रक्चर, यानी कि थोड़ा सा जैसे कोई सॉल्यूशन है, अगर वो हमें मिल्की देखने को थोड़ा सा मतलब कि उसका जो टेक्सचर है वो मिल्की टर्बिड देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसमें भी देखिए क्या होता है, ये भी हमारा स्कैटरिंग और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। यानी कि जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं, जब भी हमारा लाइट के पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं ना, स्कैटरिंग की वजह से ही हमें उसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा मिल्की देखने को मिलता है। और देखिए ये सब चीज़ें कब होती है, ये सब चीज़ें तभी होती है जब हम लोग यहाँ पे लाइट पास करते हैं। बाकी देखिए नेक्स्ट हमारा आता है काइनेटिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, यानी कि देखिए जब भी जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है, ये जो डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स हैं इनका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, मतलब ये कैसे मूव कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो है इनकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। और इसमें हमारे 3-4 प्रॉपर्टीज आती है, ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन, विस्कोसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ब्राउनियन मोशन के बारे में। देखिए ब्राउनियन मोशन का मतलब सिंपली है, ब्राउनियन मोशन इज द रैंडम जिगजैग मूवमेंट ऑफ टिनी पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस। देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ना, तो इसमें होता क्या है, इसमें ये जो हमारे डिस्पर्स्ड फेस होते हैं ना, डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं। यानी कि देखिए इनका मूवमेंट ना हमें कुछ इस टाइप से जिगजैग देखने को मिलता है। यानी कि देखिए ये कभी इधर जाते हैं, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका क्या होता है, एक रैंडम मूवमेंट हमें देखने को मिलता है अगर हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है। बाकी देखिए दिस हैपेंस बिकॉज द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली हिट बाई इनविजिबल मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। और देखिए इसको थोड़ा सा अगर आप लोग समझना चाहो ना, तो ये होता क्यों है, क्योंकि देखिए भाई जो हमारे डिस्पर्स्ड फेस के जो हमारे पार्टिकल्स है, ठीक है, तो ये डिजॉल्व किस में, या फिर कह सकते हो डिस्पर्स्ड किस में, हमारे डिस्पर्जन मीडियम में। अब जो डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, तो इसके भी तो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमें जनरली दिख नहीं रहे, लेकिन तो होता क्या है कि मान लीजिए हमारा डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल है, ठीक है, तो ये होता क्या है, ये जब इधर मान लीजिए इनका मूवमेंट ऐसा हुआ, ठीक है, तो ये इनका मूवमेंट जब ऐसा हुआ तो ये क्या हुआ, ये जो हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स है, जब ये इससे टकराए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको ऐसे मूव कर दिया, ठीक है। फिर जब यहाँ पे ऐसे मूव करे, ठीक है, तो ये फिर से यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल होगा, इससे टकराए तो ये ऐसे मूव कर गए। तो यहाँ पे देखिए जब ये क्या होता है कि हमारा डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल से जब हिट करते हैं ना, तो हिट करने की वजह से इनका डायरेक्शन चेंज हुआ करता है कॉन्स्टेंटली, और इसी की वजह से इनके अंदर हमें एक रैंडम मोशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन सर ने हमारा 1827 में ऑब्जर्व किया था, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम हमारा ब्राउनियन मोशन रख दिया गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम लोगों ने देखा है, डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू ब्राउनियन मोशन। देखिए डिफ्यूजन होता ब्राउनियन मोशन की वजह से ये, और इसमें होता क्या है कि मान लीजिए हमारा कोई कोलाइडल सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए हमारा ऐसा सिस्टम है, और इसमें मान लीजिए कि एक तरफ मान लीजिए कुछ ज्यादा कोलाइड्स हैं, ठीक है, और एक तरफ थोड़े कम है, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये इनका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, ये बराबर जो है डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होना भी बहुत जरूरी है ताकि हमारा इवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले।
ना सेडिमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए सेडिमेंटेशन हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई धीरे धीरे जो है नीचे आके बैठने लग जाते हैं, तो इसी चीज को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब देखिए सेडिमेंटेशन जो है हमारा नहीं होना चाहिए, और कोलाइडल में सेडिमेंटेशन जनरली नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि हमारा ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इन्फ्लुएंस में हमारा सेडिमेंटेशन देखने को मिल भी सकता है, ठीक है। बाकी देखिए ये हमारा सिर्फ तभी होता है व्हेन पार्टिकल साइज आर लार्ज इनफ, यानी कि वो काफी बड़े साइज के होते हैं। तो जनरली भाई कोलाइडल में हमें सेडिमेंटेशन वैसे देखने को कम ही मिलता है, लेकिन हो सकता है देखने को मिल जाए। और विस्कोसिटी की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए विस्कोसिटी का मतलब सिंपल सा है कि कोई हमारा सोल्यूशन है वो कितना ज्यादा थिक है, कितना गाढ़ा है। अब देखिए भाई कोई कोलाइडल डिस्पर्जन हमारा कितना थिक होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा उसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये कितने ज्यादा है, इनकी कंसेंट्रेशन जितना बढ़ा देंगे उतना ज्यादा सोल्यूशन हमारा विस्कस हो जाएगा। और बाकी देखिए ये हमारे डिपेंड करता है साइज, शेप एंड कंसेंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझ ही गए, साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हो जाएगा। शेप हमारा बात करें तो स्फेरिकल में हमारा ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है कह सकते हो इसकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज रहती हैं। और नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें ना, तो यार देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में पहली बात तो ये जो हमारे तभी बात करेंगे जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज जो है, जो हमारी डिस्पर्स्ड फेज है ना, अगर ये हमारा जो है आयनिक नेचर की, यानी या तो ये निगेटिव चार्ज है या तो पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इस तरह की होती है तब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और बाकी देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि जब भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, या फिर कह सकते हो नॉर्मली भी हम लोग यहाँ पे इनको माइक्रोस्कोप से देखें तो इनकी कैसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर हमारी मेनली 3 प्रॉपर्टीज आती हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या बोलती है कि मान लीजिए कोई हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि हमारा उसके अंदर जो हमारे डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका चार्ज मान लीजिए हमारा पॉजिटिव है। तो अगर मान लीजिए हमारा डिस्पर्स्ड फेज है उसका चार्ज अगर पॉजिटिव है ना, तो होगा क्या कि मान लीजिए जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है उसमें जो भी हमारे नेगेटिव एनायंस होंगे, ठीक है, वो क्या होगा भाई देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, मान लीजिए हमारा सर्कल में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे होगा क्या कि हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके सराउंडिंग में हमारा क्या होगा, एक लेयर फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन जा रही है इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई। और यहाँ पे देखिए जब हमारी निगेटिव की लेयर बन गई तो अब इसी के ऊपर हमारी पॉजिटिव चार्ज भी थोड़ा सा कह सकते हो इसके आसपास इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि निगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जब हमारी पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनेगी तो ये हमारी हो जाएगी दूसरी लेयर, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी सेकंड लेयर। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव के अलावा थोड़े बहुत निगेटिव भी आते रहते हैं, बाकी आप लोग इससे सिंपली समझिए कि जब भी हमारा मान लीजिए जो हमारा कोलाइड जो हमारे डिस्पर्स्ड फेस है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके किनारे उसके साइड में क्या होगा, हमारे यहाँ पे निगेटिव चार्ज की एक लेयर बन जाएगी, ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई। और जब निगेटिव की फर्स्ट लेयर बनेगी तो इसी के ऊपर हमारी पॉजिटिव की एक सेकंड लेयर बन जाएगी, तो ये हमारी सेकंड लेयर हो गई। तो इन्हीं 2 लेयर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। यानी इसमें देखिए क्या होता है, When a collider particles gets charged, it attracts opposite charge, यानी कि देखिए अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव की बनेगी, निगेटिव होता तो पॉजिटिव की बन जाती। फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम फॉर्मिंग 2 लेयर्स अराउंड इट, और इसकी वजह से 2 लेयर बन जाती है। पहली लेयर होती है इनर लेयर जो कि हमारी बिल्कुल फिक्स होती है। देखिए ये जो हमारी पहली लेयर होती है ना ये बिल्कुल फिक्स होती है, जबकि जो सेकंड लेयर होती है ये हमारी थोड़ी सी डिफ्यूज होती है, यानी इसमें ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है, ये हमारी थोड़ा सा चेंज हुआ करती है। तो यहाँ पे हमें 2 लेयर देखने को मिल जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। नाउ नेक्स्ट हमारा जाता है जीटा पोटेंशियल। देखिए जीटा पोटेंशियल का मतलब है, जीटा पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली द चार्जेस इन द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कीप पार्टिकल्स फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर। देखिए आप लोग इतना सिंपली समझिए कि जैसे मतलब ये जो हमारे चार्जेस हैं, ठीक है, ये कितनी इजिली यहाँ पे आपस में स्टिक हो रहे हैं, यानी कि कितनी अच्छे से लेयर फॉर्म हो रही है, उसी को मेजर हम लोग करते हैं जीटा पोटेंशियल से। अगर हमारा जीटा पोटेंशियल हाई है ना तो हमारा स्ट्रांग रिपल्सन होगा और हमारा क्या होगा, एक स्टेबल कोलाइड देखने को मिलेगा। देखिए आप लोग सिंपली समझिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोलाइड है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा जो है डिस्पर्जन मीडियम है, जो है हमारा ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम हो गया, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम हो गया, और इसके अंदर हमारे डिस्पर्स्ड फेस हैं। अब मान लीजिए जो डिस्पर्स्ड फेस हैं वो हमारे निगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए कि जो निगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, तो भाई देखिए पॉजिटिव और निगेटिव ये तो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अगर कोई निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या होगा भाई, ये दोनों तो आपस में एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। भाई सेम वाले क्या होते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। और निगेटिव वाले आपस में मतलब कि अपोजिट वाले पास आते हैं और सेम वाले रिपेल करते हैं। तो भाई देखिए ये जो 2 चार्जेस हैं, ठीक है, अगर ये जितना अच्छा रिपेल करेंगे उतना अच्छा हमें यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप लोग समझिए, थोड़ा फील करिए कि भाई मान लीजिए जो हमारा ये क्या है, ये हमारा डिस्पर्स्ड फेस है, यानी कि जो इसमें मिला हुआ है। तो ये जो डिस्पर्स्ड फेस है ये आपस में एक दूसरे को जितना ज़्यादा रिपेल करेंगे उतना अच्छा क्या होगा, उतना अच्छा ये दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से। और जब एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, वो एक अच्छा सिस्टम देखने को मिलेगा। भाई अगर ये दोनों पास पास आ जाए, मान लीजिए कि ये हमारा जो है
ये हमारे जो है डिस्पर्स फेस है, ठीक है, और ये डिस्पर्स फेस है, ठीक है, और ये आपस में पास पास आ जाए तो ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये सभी आपस में पास आते जाएंगे, और पास आके क्या होगा भाई, जैसे जैसे हमारे सारे डिस्पर्स फेस पास आएंगे तो हमारा एक गुच्छा बन जाएगा, हमारा एक एग्रीगेट बन जाएगा, और जब एग्रीगेट बनेगा तो वो क्या होगा, वो नीचे धीरे धीरे नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए हमारे लिए क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो हमारे डिस्पर्स फेस है ये एक दूसरे से जितना ज़्यादा रिपेल हो उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जितना रिपेल होंगे उतना अच्छा हमें हमारे कोलाइडल सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन है तो हमारा जीटा पोटेंशियल हाई होगा और हमें एक स्टेबल कोलाइड देखने को मिलेगा, और वहीं अगर हमारा जीटा पोटेंशियल लो है तो इसका मतलब हमारा रिपल्सन बहुत ही वीक है, और हमारे पार्टिकल्स क्या होंगे, अगर रिपल्सन वीक होगा तो पार्टिकल्स आपस में स्टिक हो जाएंगे, और जिसकी वजह से एक क्लम बन जाएगा जो कि हमारा यहाँ पे हमारे सोल्यूशन को स्टेबल नहीं रहने देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कोलाइडल सोल्यूशन है और इसमें हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड डाल दी, ठीक है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड हो गई, ठीक है, और एक हमारा नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड हो गई। तो इसमें सिंपली यही बोल रहा है कि जो भाई देखिए अगर जो पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड है तो इसकी तरफ हमारे नेगेटिव चार्ज वाले आयन अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और जो हमारा नेगेटिव वाली है उसकी तरफ हमारे पॉजिटिव वाले आयन्स अट्रैक्ट होंगे, बस यही बोला जा रहा है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, चार्ज्ड colloid particles move toward the opposite electrode, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यानी कि देखिए जो भी सोल्यूशन में पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे वो नेगेटिव वाले की तरफ जाएंगे और नेगेटिव वाले हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो यही हमारी हो जाती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ और हमारे टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम देख लिया, ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने यहाँ पे देख ही ली, उसका साइज शेप वगैरह, ठीक है, ये कुछ खास था नहीं। और क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं उनकी जो है ऑप्टिकल काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोअसर्वेशन, पेप्टाइजेशन और प्रोटेक्टिव एक्शन के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे देखिए इसको आप लोग समझिएगा कि जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ठीक है, कि ये हमारा एक सोल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा एक डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन है। अब इसमें मान लीजिए जो हमारे डिस्पर्स फेस है वो हमारे नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो ये नेगेटिव क्या होंगे भाई, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और हमारा क्या होगा भाई, एक रिपल्सन अच्छा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा एक स्टेबल कोलाइड होगा, है ना भाई। देखिए जब तक ये दोनों जितना रिपेल करेंगे उतना अच्छा हमारा कोलाइड होगा, क्योंकि अगर ये दोनों पास आ गए, ठीक है, तो पास आके क्या होगा, पास आके नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठ जाएंगे तो क्या होगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, और सेडिमेंटेशन अगर हो गया तो इसका मतलब हमारा कोलाइड जो है अनस्टेबल हो गया। तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन कोलाइडल डिस्पर्जन रिफर्स टू हाउ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी एंड बिहेवियर ऑफ कोलाइडल सिस्टम। देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग बात करें ना, तो जैसे मान लीजिए हमारे नेगेटिव चार्ज वाले हमारे क्या है, डिस्पर्स्ड फेस हैं, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस मान लीजिए हमारा नेगेटिव चार्ज वाला है और ये यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम में डिजॉल्व है। तो चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो आपस में रिपल करेंगे तो अच्छे से डिजॉल्व रहेगा। लेकिन मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हमारे जनरली एसिड होते हैं, बेस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, ठीक है, जिसमें हमारे नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। मान लीजिए हम लोगों ने NaCl बनाया, ठीक है, NaCl मिलाया, हमारा सॉल्ट मिला दिया, ठीक है। तो सॉल्ट में क्या होता है भाई, Na+ पॉजिटिव चार्ज और Cl-। अब देखिए ये जो हमारा Na पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो अब ये क्या करेगा भाई, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ये हमारा नेगेटिव चार्ज वाले के साथ क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा। और जब इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये दोनों इंटरेक्ट होकर कह सकते हो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग समझिए होता क्या है कि यहाँ पे देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी अ चार्ज व्हिच क्रिएट्स रिपल्सन बिटवीन देम एंड कीप्स देम डिस्पर्स। यानी कि देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच में चार्ज होता है जो कि इसको रिपल करते हैं। नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन द सॉल्यूशन। अब देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये क्या होता है, ये हमारा अपोजिट, यानी कि जो चार्ज हमारा डिस्पर्स फेस का होगा उसका अपोजिट चार्ज हमारा रिलीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, विच गेट अट्रैक्टेड टू द चार्ज सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। यानी कि देखिए अब ये जो अपोजिट चार्ज होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इसी डिस्पर्स फेस के पास अट्रैक्ट हो जाएगा। और जब अट्रैक्ट होगा तो देखिए होगा क्या, दिस रिड्यूसेज और कैंसिल आउट द सरफेस चार्ज लोअरिंग द जीटा पोटेंशियल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमारा अपोजिट चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है जब ये इसके पास आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, ये दोनों इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे ना भाई। ये जो अपोजिट है ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले को क्या न्यूट्रलाइज कर दिया। और जब ये न्यूट्रलाइज हो गए तो न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या होगा, ये हमारा इनका जीटा पोटेंशियल कम हो जाएगा। और जीटा पोटेंशियल कम होने पे क्या होता है, हम लोगों ने देखा था हमारा रिपल्सन कम हो जाता है। और रिपल्सन कम होगा तो क्या होगा, रिपल्सन जैसे जैसे कम होगा तो ये पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी देखिए दिस रिड्यूसेज और कैंसिल आउट द सरफेस चार्ज लोअरिंग द जीटा पोटेंशियल। और यहाँ पे देखिए रिड्यूस्ड चार्ज डिक्रीज रिपल्सन। यानी कि देखिए जब हमारा चार्ज रिड्यूस हो जाएगा तो रिपल्सन डिक्रीज हो जाएगा। अब जब रिपल्सन डिक्रीज हो जाएगा पार्टिकल्स कम क्लोजर, और जब रिपल्सन कम हो जाएगा तो पार्टिकल्स आपस में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, पास आना स्टार्ट हो जाएंगे।
और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कोगुलेशन, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं जब इकट्ठा होंगे तो धीरे धीरे नीचे बैठेंगे, नीचे बैठेंगे तो क्या होगा, कोगुलेट हो जाएंगे, यानी जम जाएंगे, यानी सेडिमेंटेशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, तो इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने पे क्या होता है, जो हमारा पार्टिकल है ना, हमारा डिस्पर्स्ड फेज कह सकते हो अनस्टेबल हो जाता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से हमारा कुछ अच्छा काम नहीं होता है, बल्कि ये हमारा जो हमारा स्टेबल कोलाइड होता है उसको अनस्टेबल कर देता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, तो अगर मान लीजिए हमारा जो है एक क्ले सॉल्यूशन, क्ले सॉल है, ठीक है, क्ले सॉल है, और उसमें हम लोगों ने यहाँ पे NaCl को ऐड किया, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा एग्रीगेट कर जाते हैं, ठीक है, आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये होगा हमारे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नाउ अब हम लोग बात करें कॉन्सर्वेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सर्वेशन क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल सा फिनोमेना है। व्हेन टू अपोजिटली चार्ज्ड हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स आर मिक्स्ड, अ कोलाइडल रिच लेयर सेपरेट्स व्हिच इज नोन एज कॉन्सर्वेट। देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए एक हमारा ये जो है एक हमारा, देखिए दोनों हमारे क्या है, दो हमारे हाइड्रोफिलिक कोलाइड है, एक हमारा निगेटिव चार्ज वाला है, ठीक है, और एक हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला है। अब हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करने पे क्या हुआ कि एक जो है एक लेयर नीचे बैठ गई, ठीक है, जिसमें हमारे जो कह सकते हो जो हमारे ये देखिए ये हमारे क्या थे, हमारे डिस्पर्स फेस थे। तो इसमें हमारे डिस्पर्स फेस ना बहुत ज़्यादा होंगे भाई, होंगे दोनों के, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे, ठीक है। यानी कि इसमें हमारा क्या होगा, डिस्पर्स फेस का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हाई अमाउंट में होगा। लेकिन एक लेयर जो ऊपर होगी ना, इसमें हमारे डिस्पर्स फेस थोड़ा कम होंगे, यानी कि बहुत कम अमाउंट में होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिच लेयर होगी, यानी कि देखिए एक ऐसी लेयर जिसमें डिस्पर्स फेस बहुत ज़्यादा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सर्वेट, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सर्वेट। यानी कि देखिए इसमें दो लेयर सेपरेट हो गए, यानी कि देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे जो है दो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स को आपस में मिक्स करते हैं और इसमें एक लेयर सेपरेट हो जाती है, जिसमें से एक लेयर थोड़ा सा रिच होती है हमारे जो है डिस्पर्स फेस के कंसंट्रेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सर्वेट। एंड द फिनोमेना इन विच सेपरेशन टेक्स प्लेस ऑन मिक्सिंग टू कोलाइडल डिस्पर्जन इज नोन एज कॉन्सर्वेशन। और देखिए ये जो फिनोमेना होता है जिसमें दो अपोजिटली चार्ज हमारे कोलाइड्स आपस में मिक्स होने पे अलग हो जाते हैं। भाई देखिए जरूरी नहीं है कि दो मिक्स होने पे अलग ही हों, जब अलग होंगे तभी हम लोग बोलेंगे कि हमारा कॉन्सर्वेशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जिलेटिन होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि हमारा, और वहीं अकासिया हमारा निगेटिवली चार्ज होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारी दो लेयर फॉर्म हो जाती है। अपर लेयर हमारी क्या होती है, अपर लेयर ऑफ लो विस्कोसिटी हैविंग अ पुअर कंसंट्रेशन ऑफ कोलाइडल, यानी कि अपर लेयर में हमारा लो कंसंट्रेशन होती है। और जब लो कंसंट्रेशन होगी तो इसमें क्या होगा भाई, ये विस्कस भी लो हो जाएगा। भाई विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन किस पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा कंसंट्रेशन है। और नीचे वाली क्या होगी, नीचे वाली लेयर हाई विस्कोसिटी होगी, कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोलाइडल मटेरियल, और इसी नीचे वाली लेयर को हम बोलेंगे कॉन्सर्वेट, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कॉन्सर्वेशन। सिंपल सी बात है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पेप्टाइजेशन के बारे में, तो देखिए पेप्टाइजेशन हमारा क्या होता है, पेप्टाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये हमारा जस्ट अपोजिट होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइजेशन का। मतलब कि यहाँ पे देखिए होता क्या है, पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू स्टेबल कोलाइडल डिस्पर्जन बाय एडिंग अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट और पेप्टाइजिंग एजेंट। एंड इसमें देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन है और इसमें हम लोगों ने अभी देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे क्या होगा, ये दोनों नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि हमारा एक कह सकते हो जो है कह सकते हो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसमें फिर से कुछ ऐसा ऐड कर दें जिसको ऐड करने पे ये दोबारा से स्टेबल हो जाए, यानी देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे स्टेबल कोलाइड अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन इसी अनस्टेबल कोलाइड को दोबारा से स्टेबल करने की जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन, ठीक है। इन सिंपल टर्म इट्स द रिवर्स ऑफ कोगुलेशन, यानी कि देखिए ये रिवर्स होती है कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब जमने की जस्ट उल्टा होती है, यानी कि ये हमारे अनस्टेबल को स्टेबल कर देता है। जैसे एग्जांपल हो गया सिल्वर क्लोराइड सॉल इज पेप्टाइज्ड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl, यानी कि NaCl को जो हम लोग यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड सॉल में ऐड करते हैं। भाई सिल्वर क्लोराइड का जो हमारा सोल्यूशन होता है ना, ये हमारा होता क्या है, ये हमारा जनरली जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, नीचे बैठ जाता है। लेकिन अगर इसी में हम लोग दोबारा से NaCl ऐड करें तो ये हमारा दोबारा से जो है एक स्टेबल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने लास्ट टॉपिक के बारे में तो ये हो जाता है प्रोटेक्टिव एक्शन। देखिए प्रोटेक्टिव एक्शन होता क्या है, प्रोटेक्टिव एक्शन इन क्लोराइड रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ लायोफिलिक क्लोराइड टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ अ लायोफोबिक क्लोराइड व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। देखिए आप लोग यहाँ पे सिंपली समझिए कि मान लीजिए एक हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि लायोफोबिक है। लायोफोबिक मतलब कि मान लीजिए इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनका जो इंट्रैक्शन है वो बहुत ही बेकार है हमारा सॉल्वेंट से, है ना। अब ये जल्दी अच्छे से बैठते नहीं है और ये जल्दी क्या होते हैं, ये हमारा कोगुलेट होने लग जाते हैं। अगर इनको हम लोग थोड़ा सा भी जो है कह सकते हो एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें कोगुलेट होने वाला, तो ये तुरंत यहाँ पे नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन जो हमारे लायोफिलिक होते हैं, ठीक है, लायोफोबिक में क्या होता है, लायोफोबिक मतलब कि जो अच्छे से हमारा, जिनकी एफिनिटी हमारी सॉल्वेंट के प्रति बहुत ही बेकार होती है, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। और वहीं जो हमारे लायोफिलिक होते हैं, लायोफिलिक ये क्या होते हैं भाई, ये हमारे बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये हमारे क्या होता है भाई, इनकी जो हमारे सॉल्वेंट के प्रति एफिनिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हम लोग किसी लायोफोबिक कोलाइड में हम लोग यहाँ पे अपने लायोफिलिक कोलाइड को मिक्स करते हैं, तो होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारा एक लायोफोबिक कोलाइड है, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा इसका जो है कह सकते हो ये हमारा इसका जो है
एक पार्टिकल है, ठीक है, हमारा डिस्पर्स फेज का। तो होता क्या है कि जो हमारे लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ना, ये इसके आसपास जो है कह सकते हो इसके आसपास एक लेयर बना लेते हैं। और जब एक लेयर बना लेते हैं ना, तो लेयर बनाने पे होता क्या है कि देखिए जब ये लेयर बना लेते हैं तो अब देखिए जैसे लायोफोबिक, यहाँ पे समझिएगा, लायोफोबिक कोलाइड में होता क्या है कि जब भी हम लोग यहाँ पे लायोफोबिक कोलाइड में अपना कोई भी जो है कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, भाई हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रोलाइट डालने पे हमारा जो स्टेबल कोलाइड है वो तुरंत अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइट डालने पे जो हमारा स्टेबल कोलाइड है वो हमारा अनस्टेबल हो जाता है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे लायोफोबिक कोलाइड में, ठीक है, लायोफोबिक कोलाइड में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो तुरंत इनको पेप्टाइज कर देगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इस लायोफोबिक कोलाइड में थोड़ा सा लायोफिलिक कोलाइड मिक्स कर दें, तो ये जो लायोफिलिक कोलाइड होगा ना, ये करेगा क्या, ये इनके आसपास एक लेयर फॉर्म कर देगा। और जब एक लेयर फॉर्म कर देगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने डाला है ना, ये इसके पास आके इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा। और जब ये इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो हमारा क्या होगा भाई, जब ये इससे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और जब हमारा रिएक्शन होगी ही नहीं तो हमारा जो है कोई भी कह सकते हो न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होगा और हमारा जो है प्रेसिपिटेशन बच जाएगा। यानी इसमें देखिए होता क्या है, प्रोटेक्टिव एक्शन इन क्लोराइड रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ लायोफिलिक, यानी कि देखिए ये हमारी लायोफिलिक कोलाइड की एबिलिटी होती है टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ अ लायोफोबिक, यानी कि देखिए ये हमारे लायोफोबिक कोलाइड को प्रिवेंट करता है, यानी बचाता है कोगुलेट होने से जब भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। यानी कि देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो कोलाइड हमारा जो है कोगुलेट कर जाएगा, जम जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड को मिला दे तो ये इसको जमने से बचाता है, भले हम लोग इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तब भी। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन। बाकी देखिए काम कैसे करता है, A small amount of lyophilic colloid is added to lyophobic solution. The protective colloid forms a thin protective layer around the lyophobic particles. यानी देखिए होता क्या है, जो हमारे प्रोटेक्टिव कोलाइड यानी कि देखिए ये जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड है ये हमारी एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। दिस लेयर क्रिएट्स अ बैरियर, और देखिए ये लेयर क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट कर देती है दैट प्रिवेंट्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाता है। जब कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाएगा तो हमारा एक्शन कैसे करेगा। द इंटायर कोलाइड स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ लायोफिलिक, और देखिए इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा पूरा कोलाइड है वो एक लायोफिलिक कोलाइड की तरह बन जाता है। द कोलाइड दैट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द अदर कोलाइड इज नोन एज प्रोटेक्टिव कोलाइड। और यहाँ पे देखिए जो लायोफिलिक है इसी ने तो इसको हेल्प किया है स्टेबल बनाने में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे प्रोटेक्टिव एक्शन। बाकी देखिए ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट यूनिट 1। और आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।